हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारों की पूंजी खाता का प्रारूप। ठीक है, तो मैंने जो पिछले वीडियो था उसमें जो साझेदारों की पूंजी खाता होता है उसको विस्तृत रूप से समझाया था। ठीक है, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो साझेदारों को पूंजी खाता होता है उसको बनाने के लिए जो प्रारूप का उपयोग किया जाता है, प्रारूप के अंतर्गत जिन जिन नियमों का उपयोग किया जाता है उन नियमों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण साझेदारों की पूंजी खाते के प्रारूप का और उसमें लेखा करने का नियम का। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साझेदारों के पूंजी खाता से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको साझेदारों का पूंजी खाता बनाना सीखना है तो आपको सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए, प्रारूप पता होना चाहिए कि उसका प्रारूप होता क्या है और उसमें एंट्री किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, साझेदारों की पूंजी खाता रखने की दो पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं जी? साझेदारों की पूंजी खाता रखने की दो पद्धतियां हैं। ठीक है, तो पहला पद्धति क्या है? स्थिर पूंजी पद्धति। क्या पहला पद्धति का क्या नाम है? स्थिर पूंजी पद्धति। और दूसरा पद्धति का नाम है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से पद्धति के बारे में पढ़ेंगे? स्थिर पूंजी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो खाता बनता है। मतलब जो साझेदारों को पूंजी खाता बनाने का जो स्थिर पूंजी पद्धति है उसके अंतर्गत साझेदारों के कितने खाते बनाना पड़ता है? हमको दो खाते बनाना पड़ता है। ठीक है, पहला क्या है जी? साझेदारों का पूंजी खाता। और दूसरा क्या बनता है? साझेदारों का चालू खाता। हमेशा याद रखना, साझेदारों की पूंजी खाता बनाने का कितनी पद्धतियाँ होती है? दो पद्धतियाँ होती है। पहला स्थिर पूंजी पद्धति और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ठीक है, तो फिर हम जो पहला पद्धति है स्थिर पूंजी पद्धति, उससे यदि हम क्या करते हैं, प्रारूप बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं जी? अगर स्थिर पूंजी पद्धति से यदि हम लोग साझेदारों को पूंजी खाता बनाते हैं तो कितना हमको खाता खोलना पड़ता है? दो खाता खोलना पड़ता है। ठीक है, पहला क्या खुलता है? साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा खुलता है साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। तो देखो सबसे पहला क्या है? साझेदारों का पूंजी खाता। मतलब स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत सबसे पहला खाता कौन सा बनता है? साझेदारों का पूंजी खाता। तो इसका प्रारूप क्या होता है पता है आपको? विवरण, राशि। और क्या होता है? विवरण और राशि। अब राशि कैसा है पता है? एक तो विवरण होगा, ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी साझेदार होते हैं उनका क्या होता है? राशि वाला खाता खुलता है। ठीक है, जैसे कि साझेदार फर्म के लिए हमेशा कितने साझेदारों की आवश्यकता होती है? दो या दो से अधिक व्यक्ति। ठीक है, लेकिन कम से कम कितने चाहिए? दो। तो हमेशा आपके राशि का जो खाता है वो कितना ठो रहेगा जी? दो ठो रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान ले कि आ और ब साझेदार है तो आ का राशि हो जाएगा, ब का राशि हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से पक्ष के लिए होगा? विकलन के लिए होगा। ठीक है, फिर आपका आता है विवरण और राशि में आएगा और ब। ठीक है, ये कौन से पक्ष में लेखा करने के लिए होगा? समाकलन के लिए होगा। ठीक है, किसके लिए होगा जी? समाकलन के लिए होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? विकलन के लिए होगा, है ना। मतलब आपको विकलन के लिए भी विवरण चाहिए, समाकलन के लिए भी विवरण चाहिए। और विकलन में भी साझेदारों की राशि को लिखने के लिए डिब्बे चाहिए और समाकलन में भी साझेदारों की राशि को लिखने के लिए अलग अलग डिब्बे चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका साझेदारों को पूंजी खाता का प्रारूप। ठीक है, ये तो प्रारूप था, लेकिन इसमें लिखना क्या है कि इसमें जो साझेदारों का पूंजी खाता होता है ना, उसमें केवल और केवल क्या लिखा जाता है? साझेदारों के द्वारा जो पूंजी लाई गई होती है व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, उसको लिखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें किसी भी चीज़ का एंट्री नहीं होता, केवल और केवल किसका होगा? पूंजी का होगा। ठीक है, अब सेकंड क्या बनाएंगे? साझेदारों का चालू खाता बनाएंगे। ठीक है, तो देखो साझेदारों को चालू खाता का प्रारूप किस प्रकार बनेगा इसके बारे में डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखो साझेदारों का चालू खाता का प्रारूप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको शीर्षक देना पड़ेगा साझेदारों का चालू खाता करके। ठीक है, तो साझेदारों को चालू खाता लिखेंगे। फिर इसका भी प्रारूप क्या होता है? विवरण और क्या होता है? राशि। फिर क्या आता है? विवरण और राशि। अब राशि में दो खाने आएगा, क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें साझेदारों की संख्या हमेशा दो होगी या फिर दो से अधिक होगा, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए केवल कितने लिए हैं? दो लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो साझेदारों के खाने हैं कितने आ रही है जी?
दो आर है, ठीक है, राशि का। तो एक विवरण और राशि किसके लिए होगा, विकलन पक्ष के लिए होगा, और एक विवरण राशि किसके लिए होगा, समकलन पक्ष के लिए होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रारूप कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे कि साझेदारों को पूंजी खाता का जैसा प्रारूप था, वैसे ही साझेदारों का चालू खाता का भी प्रारूप रहेगा, ठीक है। बस शर्तें, जो साझेदारों का पूंजी खाता होता है उसमें केवल साझेदारों का पूंजी को लिखा जाता है, लेकिन जो साझेदारों का चालू खाता होता है उसमें जो साझेदारों का पूंजी होता है केवल उसको छोड़ा जाता है। फिर जितने भी साझेदारों के द्वारा छोटा या बड़ा व्यवहार किया जाता है उसको साझेदारों के चालू खाता के अंतर्गत लिखा जाता है, और केवल पूंजी का लेखा किसके अंतर्गत किया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें पूंजी पर ब्याज आएगा। क्या आएगा जी, पूंजी पर ब्याज आएगा, ठीक है। मतलब जो हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जब पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो पूंजी पर ब्याज का लेखा लाभ हानि नियोजन खाता कौन से पक्ष में होता है, विकलन पक्ष में होता है। तो हमेशा याद रखना, जो साझेदारों का चालू खाता होता है उसमें साझेदार को यदि पूंजी पर ब्याज मिलता है तो उसको कौन से पक्ष में लिखना है, आपको समकलन पक्ष में लिखना है, ठीक है। कौन से पक्ष होगा आपका, समकलन होगा, और ये क्या होगा आपका, विकलन होगा। तो देखो समकलन पक्ष में कौन कौन सी मदें आती है, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज अगर दिया जाता है साझेदारों को तो उसको कौन से पक्ष में लिखना है, समकलन पक्ष में लिखना है। यदि साझेदारों को क्या मिलता है, वेतन मिलता है, कमीशन मिलता है, या फिर उनको क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है जी, लाभ होता है। तो हमेशा ये सभी राशियों को कौन से पक्ष में लिखा जाएगा, साझेदारों के चालू खाता के समकलन पक्ष में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आहरण है, क्या होता है जी, आपका आहरण होता है, या फिर आहरण पर ब्याज होता है, या फिर आपको लाभ हानि नियोजन खाता में क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो उसका लेखा कौन से पक्ष में होगा, विकलन पक्ष में होगा, ठीक है। यदि आपको लाभ हानि नियोजन खाता से लाभ हुआ है तो उसका लेखा कौन से पक्ष में होगा, समकलन में होगा। लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता जब बनाया आपको पता चला कि क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो उसका शेष का हमेशा कहाँ पर लिखेंगे जी, विकलन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये केवल आपके साझेदारों के चालू खाते में इन्हीं सभी मदों को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, अ के समकलन पक्ष की राशि को जोड़ा जाता है, फिर अ के विकलन पक्ष के राशि को जोड़ा जाता है, ठीक है। यदि अ पक्ष का ज़्यादा है और समकलन पक्ष में अ का ज़्यादा है और विकलन पक्ष में अ का राशि क्या है, कम है, तो हम जो ज़्यादा राशि उसमें कम को क्या करेंगे, घटाएंगे, और जितना भी राशि कम रहेगा उसको शेष लेकर करके कौन से पक्ष में लिखना है, आपको विकलन पक्ष में लिखना है, ठीक है। वैसे ही यदि आपके ब का जो राशि वो समकलन में ज़्यादा है और विकलन में क्या है, कम है, तो जो ज़्यादा राशि उसमें कम को क्या करना है, घटाना है, और उसके बाद जो भी शेष निकलेगा उसको कौन से पक्ष में लिखना है, विकलन पक्ष में शेष लेकर करके लिखना है, ठीक है। अब ऐसा होता है कहीं हमारा जो विकलन पक्ष का राशि ज़्यादा है और जो समकलन पक्ष का राशि है अ को क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, फिर इस वाले ज़्यादा में इस वाले कम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका अंतर निकलेगा उसको कौन से पक्ष में लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे, शेष ले गए करके, ठीक है। वैसे ही ब का भी जोड़ना कि ब का यदि विकलन पक्ष ज़्यादा हो रहा है, समकलन पक्ष क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो ज़्यादा है उसमें कम को क्या करना, घटाना, और उसके बाद जो अंतर की राशि है उसको क्या करके लिखना जी, शेष ले गए करके ब में लिख देना है। फिर आप शेष जैसे ही लाओगे ना वैसे ही आपका जो समकलन पक्ष में आ की जो राशि है और ब की जो राशि है वो किसके बराबर हो जाएगा, विकलन पक्ष के जो अ में राशि है और ब में राशि उसके बराबर क्या हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके साझेदारों का जो चालू खाता का प्रारूप होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि जो साझेदारों का पूंजी खाता बनाने का पद्धति वो कितने हैं जी, दो है। पहला तो है साझेदारों का स्थिर पूंजी पद्धति, ठीक है। तो स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो खाता बना, एक साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा क्या बना, साझेदारों का चालू खाता, ठीक है। अब हमारा दूसरा पद्धति क्या है, साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है, ठीक है। मतलब ऐसा पद्धति जो बदलते ही रहता है ना। मतलब दूसरा पद्धति क्या था, साझेदारों को परिवर्तनशील पूंजी खाता है ना, तो उसको तो साझेदार को जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है उसके बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता, ठीक है। तो जो साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता होता है ना, उसमें जो साझेदारों का जो प्रारंभ में पूंजी लगाया जाता है उसको भी लिखा जाता है, और साथ ही साथ
साझेदारों के द्वारा जितना भी छोटे मोटे जो व्यवहार किए जाते हैं साझेदारों के द्वारा, उसका भी लेखा क्या किया जाता है, एक ही ठो खाता में किया जाता है। मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाता के अंतर्गत साझेदारों का पूंजी और उनके द्वारा किया गया व्यवहार दोनों का लेखा क्या होता है, एक ही प्रारूप के अंतर्गत होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। ठीक है। और स्थायी पूंजी पद्धति में क्या होता है, एक साझेदारों का चालू खाता बनता है, एक साझेदारों का पूंजी खाता बनता है। तो साझेदारों का पूंजी खाता में केवल साझेदारों का क्या लिखा जाता है, पूंजी को लिखा जाता है। फिर उस खाते को बंद कर देते हैं। फिर जो चालू खाता होता है उसमें पूंजी ना लिखकर क्या लिखा जाता है, जितने भी उनके द्वारा व्यवहार किया जाता है उसको चालू खाता में लिखा जाता है। ठीक है। तो उसके लिए दो ठो हमको खाता बनाना पड़ रहा था स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत। लेकिन जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है उसमें क्या होता है, जो आपका पूंजी है, साझेदारों का प्रारंभिक पूंजी है और आपका उनके द्वारा जितने भी किए गए व्यवहार है सभी का लेखा किसके अंतर्गत होता है, एक ही प्रारूप के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है। तो अब इसका भी जो प्रारूप है साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता है उसका भी प्रारूप क्या होता है जी, विवरण राशि और विवरण राशि होता है। अब वो बात अलग है कि दो साझेदार है तो राशि का खाना कितना बनेगा, 2 बनेगा। और जो विकलन पक्ष में जो विकलन पक्ष है उसमें भी साझेदारों के जो खाने हैं राशि की वो भी 2 बनेगा। और समकलन पक्ष में भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है। तो देखो साझेदार द्वारा सबसे पहले जो पूंजी लगाया जाता है उसको कौन से पक्ष में लिखा जाता है, समकलन पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है। इसका जो भी उन लोग व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जितना भी पूंजी लगाए रहते हैं ना बिजनेस में, तो उसका लेखा तो साझेदारों की पूंजी खाता कौन से पक्ष में होता है, समकलन पक्ष में होता है। ठीक है। और लेकिन अब पूंजी खाता खुद बना रहे तो पूंजी का नाम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो उसके जगह में क्या लिखा जाता है, शेष लाया गया लिखा जाता है। ठीक है। फिर उसी प्रकार अगर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलता है तो पूंजी पर ब्याज का लेखा हमेशा कौन से पक्ष में होता है, साझेदारों की पूंजी खाता के समकलन पक्ष में होता है। ठीक है। यदि किसी साझेदार को वेतन मिलता है तो उसका भी लेखा आपको कौन से पक्ष में करना है, विकलन पक्ष में करना है। यदि कोई साझेदार को कमीशन मिलता है तो कमीशन का लेखा भी कौन से पक्ष में किया जाता है, विकलन पक्ष में किया जाता है। ठीक है। और यदि आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाया हो ना, उसमें आपको लाभ हुआ है तो उसका भी लेखा लाभ हानि खाता करके कहाँ पर लिखना होगा, आपको साझेदारों के जो पूंजी खाता है उसके समकलन पक्ष में लिखना है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका समकलन पक्ष का लेखा। अब देखो जो आपको साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाता है उसके विकलन पक्ष में कौन कौन सा लेखा होगा। तो जो आहरण दिया है, आहरण की राशि वो भी कौन से पक्ष में आएगा, साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाता का विकलन। मतलब चाहे स्थायी पूंजी पद्धति हो उसके अंतर्गत जो चालू खाता बनता है उसमें भी आहरण कौन से पक्ष में आता है, विकलन। सेम वैसे ही परिवर्तनशील पूंजी खाता में भी जो आहरण का राशि है कौन से पक्ष में लिखाएगा, विकलन में लिखाएगा। ठीक है। आहरण पर ब्याज भी कहाँ लिखाएगा, विकलन में लिखाएगा। ठीक है। और यदि आप लोगों ने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया है और उसमें आपको क्या दिया गया है, हानि दिया गया, आपको हानि हो गया। ठीक है। मान लो कि साझेदारों को क्या हो गया, हानि हो गया, तो उसका लेखा कौन से पक्ष में किया जाएगा जी, विकलन पक्ष में किया जाएगा। ठीक है। तो केवल आपके साझेदारों के पूंजी खाता के अंतर्गत इतना ही लेखा होता है। ठीक है। तो इस प्रारूप को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। समझते हुए याद करना है, आपको रटना नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, समकलन पक्ष के जो आकर राशि उसको जोड़ना है टोटल, फिर विकलन पक्ष के राशि को जोड़ना है। यदि समकलन का ज़्यादा आ रहा है, विकलन का क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो क्या करना, जो समकलन पक्ष में ज़्यादा है उसमें विकलन पक्ष की कम राशि को घटाने के बाद जो अंतर निकलेगा उसको कहाँ ले जाना जी, विकलन में ले जाना और लिखना शेष ले गए करके। ठीक है। अगर यही काम क्या होता, विकलन में ज़्यादा होता और समकलन में क्या होता, कम होता, तो ये ज़्यादा में इस वाले कम को क्या कर देते, घटा देते। फिर अंतर की जो राशि आता उसको कौन से पक्ष में लिखना पड़ता, हमको समकलन पक्ष में लिखना पड़ता, शेष ले गए करके। ठीक है। और सेम प्रोसेसर ब के में होगा, जैसे कि ब का समकलन राशि ज़्यादा है और विकलन राशि क्या है, कम है। ठीक है। तो ये ज़्यादा में क्या करेंगे, कम को घटाएंगे, फिर उसके बाद जो अंतर का राशि आएगा उसको क्या करेंगे, शेष ले गए करके ब में लिखेंगे। ठीक है। अब ऐसा होता है कि आपका ब का राशि ज़्यादा और आपका जो विकलन पक्ष का राशि हो क्या है, ज़्यादा, और जो समकलन पक्ष का राशि हो क्या है, कम है। तो आपको ये ज़्यादा में कम को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और उसके बाद जो अंतर का राशि बचेगा उसको शेष ले गए करके कौन से पक्ष में लिखोगे, समकलन पक्ष में लिखोगे। ठीक है।
तो ये हो गया आपके साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता का प्रारूप। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम साझेदारों के जो पूंजी खाता है ना, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो पसंद में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।